हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यूर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो जो आज का टॉपिक है इज फॉर क्लास 11। द चैप्टर नेम इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन एंड द टॉपिक इज सेंटर ऑफ मास। तो लास्ट जो चैप्टर था वो था वर्क एनर्जी एंड पावर। तो उसके बाद आज से शुरू हो रहा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, और जो पहली हेडिंग है, टॉपिक है, वो है आपका सेंटर ऑफ मास। तो भाई आपको समझना है सेंटर ऑफ मास क्या है, क्या इसकी जरूरत पड़ी थी हमें इस चैप्टर में। तो देखते हैं, समझते हैं इस बात को। देखिए अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बड़ी सी बॉडी है, ये एक बॉडी है आपके पास, ठीक है। अब होता क्या है, अगर मोशन ट्रांसलेटरी है, कैसा है भाई, मोशन आपका जो है वो ट्रांसलेटरी है, तो इसके सभी पार्टिकल, जितने भी इसमें पार्टिकल्स हैं, वो सभी एक ही डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी से मूव करते हैं, है ना। जो सभी पार्टिकल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से मूव करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अब इसमें क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन में आसान चीज क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन में सेंटर ऑफ मास वाला जो कंसेप्ट था क्यों नहीं आया था वो आपको समझना है। अब ट्रांसलेटरी मोशन में आसान बात ये थी कि सारे पार्टिकल सेम डायरेक्शन में एक ही स्पीड से मोशन कर रहे थे, ठीक है। यहां काम आसान था, पूरी बॉडी के मोशन को इजीली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बॉडी किस तरफ जाएगी, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसका, है ना, सारी बातें। अब देखिए दूसरा केस है जिसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। वहां क्या प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपके पास ये बड़ी सी रॉड है और आपने इसको यहां से फिक्स कर रखा है, और इसके बाद आप इसे घुमाते हो इस तरह से, ठीक, ऐसे घुमाना शुरू करते हो, एंगुलर वेलोसिटी मान लीजिए आपने ओमेगा से घुमाना शुरू किया। अब इसमें कई पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ। अब अगर ये रॉड यहां से फिक्स कर दिया और इसे घुमाया जाए इस तरह से, तो सारे पार्टिकल्स किस पाथ पर घूमेंगे भाई, सर्कुलर पाथ पर घूमना शुरू कर देंगे, लाइक दिस, है ना। पर यहां प्रॉब्लम क्या है, देयर इज अ प्रॉब्लम, क्या कि अलग अलग जो पार्टिकल्स हैं इन सभी का जो पाथ है वो डिफरेंट है। जितने पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं सभी का जो पाथ है तो सर्कुलर ही, लेकिन सभी की जो रेडियस है वो क्या है, डिफरेंट। सभी की जो वेलोसिटी आएगी वो भी क्या आएगी, डिफरेंट। मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं ऑफ द सेम बॉडी, दे आर मूविंग ऑन डिफरेंट सर्कुलर पाथ्स हैविंग डिफरेंट रेडियाई एंड विद डिफरेंट वेलोसिटीज। तो अब यहां पूरी बॉडी के मोशन को एक्सप्लेन करना मुश्किल इसलिए हो जाएगा क्योंकि बॉडी के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए उसके सभी पार्टिकल्स के मोशन को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब पार्टिकल्स के नंबर देखे जाए किसी भी बॉडी में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स के मोशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये हो गई प्रॉब्लम खड़ी। तो अब पूरी बॉडी के रोटेशनल मोशन को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स थे और सभी पार्टिकल्स का जो मोशन था वो क्या था, अलग अलग था, अलग अलग पाथ पे था, अलग अलग वेलोसिटी से था, तो बड़ी समस्या हो रही थी। इसके लिए क्या किया गया, एक कंसेप्ट लेकर आए साइंटिस्ट और उन्होंने क्या बताया, भैया ऐसा करो, इस पूरी बॉडी को किसी एक पॉइंट से प्लेस कर दो और उस पॉइंट पर उतने फोर्स लगा दो जितनी बॉडी पर लग रहे हैं, तो पॉइंट वैसे ही मोशन करेगा जैसा कि बॉडी करती। इसी पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की जरूरत क्यों पड़ी आपको समझ में आ गया, क्योंकि बॉडी के मोशन को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो रहा था रोटेशनल मोशन में। तो इस बॉडी के सभी पॉइंट्स यानी पूरी बॉडी को रिप्लेस कर दिया मैंने एक सिंगल पॉइंट से, और उस सिंगल पॉइंट का नाम है सेंटर ऑफ मास। और हमने ये पाया कि जैसा मोशन सेंटर ऑफ मास का है वैसा ही बॉडी का है। अब सेंटर ऑफ मास के लिए क्या क्या शर्तें हैं, कहां पर मानना है आपको सेंटर ऑफ मास, यही पढ़ना है आपको पूरा इसमें डिटेल में, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास एक्चुअल में क्या है, एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट, देखिए कोई ऐसा रियल में कोई पॉइंट नहीं है। आप क्या करोगे, एक ऐसा पॉइंट एज्यूम करो जहां पर पूरी बॉडी के मास के बराबर मास हो, यानी उस अकेले पॉइंट का मास पूरी बॉडी के मास के बराबर होना चाहिए, और उस बॉडी पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उस अकेले पॉइंट पर उतने फोर्स आप लगा दो, और उस जो पार्टिकल है हमारा सेंटर ऑफ मास जो है उसका जो मोशन होगा वो पूरी बॉडी के मोशन को एक्सप्लेन कर देगा। तो ऐसे पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। ये एक इमेजिनेशन है जिससे हम क्या कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन को इजीली पढ़ पाएंगे, वरना रोटेशनल मोशन को पढ़ पाना क्या है, इम्पॉसिबल है, ठीक है भाई। तो जैसे हमने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या किया, मैथमेटिक्स इन्वेंट की थी, ऐसे ही सेंटर ऑफ मास के भी कंसेप्ट को हमने इन्वेंट किया अपनी कन्वीनियंट के लिए, सुविधा के लिए, ताकि हम रोटेशनल मोशन को आसानी से समझ सकें। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी
इज ए पॉइंट on which the whole mass of that body can be assumed to be concentrated and if all the forces on body, if all the forces on body, on that body are applied to center of mass, then motion of body can be explained by the motion of center of mass. यानी जो बॉडी का एक्सेलरेशन होगा वही सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा, जो वेलोसिटी बॉडी की होगी वही वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की होगी। अगर जितने भी फोर्सेस बॉडी पे काम कर रहे हैं सारे के सारे सेंटर ऑफ मास पर लगा दिए जाएं और सारा का सारा बॉडी का जो मास है वो उसी पॉइंट पर कंसंट्रेट मान लिया जाए, यानी उस अकेले पॉइंट का मास बॉडी के मास के बराबर मान लिया जाए और बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस को उसी पॉइंट पर लगा दिया जाए, तो उस पॉइंट का जो मोशन होगा वही एक्सप्लेन कर देगा पूरी बॉडी के मोशन को। तो ये तो हो गई भाई डेफिनेशन। ये क्या हो गई? डेफिनेशन। क्लियर हो गई बात? तो अब हम बात कर लेते हैं जो है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स के लिए, कि दो, यहां पर हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास आपको पढ़ना है दो सिस्टम के लिए। एक तो आपका होगा डिस्क्रीट, वहां पर पॉइंट साइज की बॉडीज होंगी बहुत सारी, उनका आपको सेंटर ऑफ मास निकालना होगा। एक होगा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में क्या, बड़ी बड़ी शेप की बॉडी जैसे रॉड, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, इनका सेंटर ऑफ मास आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की यूनिट आप समझ गए? ठीक है भाई। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन तो आप समझ गए होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। हमने क्या किया, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने 0,0 ओरिजिन हो गई, दो पॉइंट्स मान लिए। एक तो है जो आपका पॉइंट जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x1, y1। दूसरा जो पॉइंट है आपका, इसके जो कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट, यानी इन दोनों पॉइंट का मासेस भी लेते हैं भाई। इस पॉइंट का मास आपका मान लीजिए m1 है और इस वाले पॉइंट का मास क्या भाई, m2 है। दो पार्टिकल्स हैं, मास m1 m2, जो इनकी लोकेशंस है x1 y1 और x2 y2 लोकेशन है कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा जाए तो। इनका जो सेंटर ऑफ मास है, मतलब इन दोनों को रिप्लेस कर दे भाई सिंगल पॉइंट, जो हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास, उस अकेले पॉइंट का जो मोशन होगा वो इन दोनों के कंबाइंड मोशन को डिस्क्राइब कर देगा।
क्लियर होगी बात। अच्छा एक बात आपको ध्यान रखनी है, दो पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो उनको मिलाने वाली लाइन पर कहीं आएगा, भारी वाले के पास, जितनी बॉडी भारी होगी उसके पास सेंटर ऑफ मास रहेगा। तो मान लेते हैं भाई ये अपना सेंटर ऑफ मास है और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं उनको हमने मान लिया XCM, YCM। XCM का मतलब X कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास और YCM का मतलब Y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब अगर हम बात कर लेते हैं पोजीशन वेक्टर्स की, तो अपने पास जो पहला पार्टिकल था उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हमने मान लिया भैया क्या है, R1। दूसरा जो पार्टिकल था उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हमने मान लिया R2। और जो अपने पास सेंटर ऑफ मास है उसके पोजीशन वेक्टर को मुझे इन्हीं के टर्म्स में निकालना है, तो उसको मैंने मान लिया RCM। क्या मान लिया भाई, RCM। क्लियर होगी बात। चलिए देखते हैं। तो अब इसमें कुछ बातें आपको और माननी है तो वो भी समझ लें। मान लीजिए आपके पास जो पहला पार्टिकल है उस पे बाहर से एक फोर्स काम करता है F1, ऐसे ही इस पे भी बाहर से कोई फोर्स काम करता है, मान लीजिए F2। किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो तो किसी भी डायरेक्शन में आप लगा सकते हो। एक फोर्स इस पे भी काम कर रहा है एक्सटर्नल, जो हो गया आपके पास F2, और बाकी इनके बीच इंटरनल फोर्स भी रहेगा। ये इस पे फोर्स लगाता है और ये इस पे फोर्स लगाता है, वो इंटरनल, जैसे ग्रेविटेशन या इलेक्ट्रोस्टैटिक व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। वो जो इंटरनल फोर्स है हमने मान लिया वो अट्रैक्शन का है, और ये जो है पहले वाले पार्टिकल पर दूसरे वाले पार्टिकल की वजह से इस तरफ है, दूसरे वाले पार्टिकल पर पहले वाले पार्टिकल की वजह से इस तरफ है। ठीक है, ये फिगर आप समझ गए। M1 M2 आपके पास दो पार्टिकल्स हैं हैविंग मासेस M1 एंड M2, लोकेशंस x1 y1 x2 y2, पोजीशन वेक्टर्स R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर रिस्पेक्टिवली। लेट द सेंटर ऑफ मास जो है आपका, उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो RCM वेक्टर है, और जो उसके कोऑर्डिनेट्स है वो XCM, YCM है। F1 वेक्टर F2 वेक्टर इन दोनों पार्टिकल्स पर रेस्पेक्टिवली एक्सटर्नल फोर्स है। F12 वेक्टर और F21 वेक्टर जो है आपका वो इंटरनल फोर्स है, जो दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं। वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है और इक्वल रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो फिगर में हो गई सारी बातें। अब मैं यहां लिखता हूं F1 वेक्टर क्या है, एक्सटर्नल फोर्स ऑन मास M1। F2 वेक्टर क्या है भाई, एक्सटर्नल फोर्स ऑन मास M2। F12 वेक्टर क्या है भाई, फोर्स exerted on M1 due to M2। और F21 वेक्टर क्या है, M2 ड्यू टू M1। ठीक है, सेम रिपीट कर लेंगे। यहां पर जो होता है F12 वेक्टर इज इक्वल टू होता है माइनस F21 वेक्टर, एक्शन रिएक्शन। दोनों बॉडीज के जो फोर्स है एक दूसरे पर वो इक्वल रहेंगे, बस उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो पहला जितना दूसरे पर लगाता है दूसरा भी पहले पर उतना ही लगाता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लिया गया है। R1 वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ मास M1 है, R2 वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ मास M2 है। पोजीशन वेक्टर ऑफ मास M1 किसके इक्वल होगा भाई, ये x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ये मैंने आपको वेक्टर में सिखाया था कैसे निकालते हैं पोजीशन वेक्टर। जो पॉइंट्स हैं उनमें आपको i j और k लगाना होता है क्रमशः कोऑर्डिनेट्स में। x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ठीक है भाई, तो इतनी हो गई आपके पास ये बात जो मैंने आपको बता दी अभी। क्लियर हो गई, तो सारी बातें नोट कर लो। फिर अब शुरू करते हैं इसका हम कि भाई क्या आएगा सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो। अब देखिए, लेट
पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, सीएम को मतलब सेंटर ऑफ मास है, ठीक है भाई, सीएम को मतलब, तो आर सीएम वेक्टर एक्स सीएम आई कैप प्लस वाई सीएम जे कैप। अब आपको ध्यान रखिए एक्ससीएम और वाईसीएम निकालना है इन द टर्म्स ऑफ x1 y1। आपको क्या क्या दिया होता है, जैसे मास पार्टिकल दे देगा x1 y1 2,3 या 4, किसी पे रखा हुआ है, ऐसे ये वाला पार्टिकल का मास देगा, इसका आपको कोऑर्डिनेट दे देगा, बाकी आपको सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। इतने ही क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है। ये सब मैं अपने मन से मान रहा हूँ, सब हटा दूंगा। देखिए किसके टर्म्स में आंसर आएगा अपना, m1 x1 y1 m2 x2 y2 टर्म्स में आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं फॉर फर्स्ट पार्टिकल, फॉर पार्टिकल ऑफ मास m1। अब देखिए पार्टिकल ऑफ मास m1 के लिए अगर हम लगाते हैं नेट फोर्स इज इक्वल टू m है, तो उस पे फोर्स कितने काम कर रहे हैं, एक तो फोर्स काम कर रहा है F1 वेक्टर जो कि एक्सटर्नल है, और एक काम कर रहा है F12 वेक्टर जो कि इंटरनल है। ये दोनों फोर्स जो कर रहे हैं पार्टिकल 1 पे काम कर रहे हैं। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या आता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हम जानते हैं भैया जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv1 बाई dt हो जाएगा। अब ये जो है आपका आ जाएगा d बाई dt dr1 वेक्टर अपॉन में dt, क्योंकि एक्सीलरेशन आपका जो होता है वो होता है dv वेक्टर बाई dt। सिमिलरली जो v वेक्टर होता है आपका वो होता है dr बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। तो d बाई dt लिख दिया मैंने, v1 वेक्टर लिख दिया dr1 वेक्टर अपॉन dt, क्योंकि v वेक्टर इज इक्वल टू होता है dr वेक्टर अपॉन में dt। क्लियर हो गई सारी बातें, मैं रीजन सामने आपके लिख रहा हूं क्यों कहां से लिख दिया मैंने चीज, ठीक है। ये बोलिए भाई, अब हम जानते हैं अगर हम डिफरेंशिएशन में से, अब ऐसा पता होगा डिफरेंशिएशन जो होता है उसमें से हम किसी कांस्टेंट को बाहर ले आते हैं। पहले इसको और अच्छी तरह से लिख दूं मैं एक बार, इसको ऐसे लिखते हैं d स्क्वायर r1 वेक्टर अपॉन में dt स्क्वायर। ये हो गया आपके पास f1 वेक्टर प्लस f12 वेक्टर, f1 वेक्टर प्लस f12 वेक्टर। क्लियर हो गई बात। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम, हमें निकालना क्या है इसमें, आरसीएम वेक्टर निकालना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये हो गया आपके पास f1 वेक्टर प्लस f12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस m1 को आप अंदर भेज सकते हो डिफरेंशिएशन में क्योंकि ये कांस्टेंट है। जैसे आपको मान लीजिए d बाई dx 2x लिखा तो 2 को बाहर निकालते हैं, तो 2 को अंदर भी तो वापस भेज सकते हैं। तो m1 जो है कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएशन के अंदर भेजा जा सकता है। अब हम करेंगे सिमिलरली फॉर पार्टिकल ऑफ मास m2, तो उस पे जो फोर्स काम कर रहा है वो है f2 वेक्टर और f21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, सिमिलरली d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर, वहां पर आ जाएगा m2r2। अरे उसके लिए भी सेम ही तो लगाओगे इक्वेशन आप भाई, उसमें a2 लगाओगे फिर वो v2 बनेगा, फिर वो ऐसे ही, तो सिमिलरली लिख दिया मैंने, क्या आ जाएगा आपके पास। अब अगर हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम में दोनों पार्टिकल शामिल है, दोनों पार्टिकल के मोशन को हम ऐड कर देंगे, सिस्टम का मोशन आ जाएगा, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं ना, वेक्टर फॉर्म में आप सीधे ऐड कर दोगे इनको। नाउ फॉर सिस्टम, अगर सिस्टम के लिए बात करें, दोनों ही पार्टिकल मिलकर सिस्टम बना रहे हैं, दोनों पार्टिकल का जो मोशन हो कंबाइन वो सिस्टम के मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए दोनों को ऐड कर लेते हैं इक्वेशंस को, f12 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर प्लस f21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, आपको पता होगा जब अलग अलग टर्म्स होते हैं तो उनका अलग अलग डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। तो अलग अलग टर्म्स को अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उनको सिंगल टर्म्स भी बनाया जा सकता है ऐसे भी। इनमें से डी स्क्वायर dt स्क्वायर कॉमन ले लो,
m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर हो जाएगा ये सिमिलरली। इसको अंदर भेजूंगा तो वही तो बन जाएगा तो ऊपर लिखा हुआ है। अब देखिए यहां पर जो बचेगा आपके पास वो बचेगा f1 वेक्टर ठीक है। अब देखिए एक और बात, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दोनों मिला के जीरो होते हैं क्योंकि f12 वेक्टर मैंने कहा था माइनस f21 वेक्टर के बराबर होगा। अगर इन दोनों को हम इधर लाएं तो ये प्लस में आ जाएगा, f21 इधर क्या बचेगा भाई जीरो, इन दोनों का सम जो आएगा वो जीरो, तो ये दोनों मिला के तो जीरो का बचा क्या एक्सटर्नल फोर्स, ये तो बच गया। ये आ गया आपके पास। सिस्टम का जो मोशन है वो इस इक्वेशन से डिफाइन होगा। सिस्टम पे लगने वाला पूरा फोर्स दोनों पार्टिकल्स में मिलाकर जो एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा वो इंटरनल तो आपस में कट जाते हैं, और बचा बाकी ये एक्सेलरेशन हो गया किसका, सिस्टम का। चलिए देखते हैं तो आगे अब ये तो दोनों पार्टिकल्स का अलग अलग मोशन हमने ऑब्जर्व किया, उनको ऐड कर दिया तो सिस्टम का निकल आया। अब मैंने कहा था कि किसी भी सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है, मान लीजिए भाई सेंटर ऑफ मास इन दोनों का अकेला ऐसा पार्टिकल होगा जो इन दोनों के कंबाइंड मोशन को अकेले ही एक्सप्लेन कर देगा, ये तो डेफिनेशन थी। तो अगर इन दोनों पार्टिकल्स को न लूं, मैं केवल सेंटर ऑफ मास को देखूं, सेंटर ऑफ मास जो है वो मोशन ऑफ सिस्टम को अकेले ही एक्सप्लेन करता है, मतलब जो इसके लिए इक्वेशन बनेगी और जो दोनों पार्टिकल्स के लिए मिलाकर बनेगी वो सिमिलर होगी, एक जैसी होगी, ठीक है। अब हमने कहा था जो भी सेंटर ऑफ मास है भाई उस अकेले पर उतना फोर्स लगा दो जितना सभी पार्टिकल्स पर मिला के लग रहा है, वो भी एक्सटर्नल। इंटरनल तो आपस में कट जाता है, उसको लगाने की जरूरत नहीं है। जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं F1 वेक्टर F2 वेक्टर आपके एक्सटर्नल, बाकी इंटरनल तो आपस में कट जाते हैं, उनको लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपके पास आ जाएगा एक तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, नेट फोर्स आ गया सेंटर ऑफ मास पे, नेट एक्सटर्नल फोर्स ले रहा है हमेशा सेंटर ऑफ मास पे। सिस्टम जो आपस में पार्टिकल्स फोर्स लगाते हैं वो उनकी डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होती है और वैल्यू बराबर, इसलिए वो आपस में कट जाते हैं। और जो फोर्स बाहर से लगते हैं वो जरूरी नहीं इक्वल हो, इसलिए वो कटते नहीं है, डायरेक्शन उनकी कुछ भी हो सकती है। तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर नेट एक्सटर्नल फोर्स है जो पूरे सिस्टम पे काम कर रहा था। आप मान लो सीधे सेंटर ऑफ मास पर लगा दिया आपने, तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर आपने माना था वो क्या माना था भाई, RCM वेक्टर। ये तो इक्वेशन बनेगी भाई, ये तो इक्वेशन बन जाएगी किसकी आपके। अच्छा जो एक्सेलरेशन लिखा हुआ है इसमें मास का मल्टीप्लाई तो करना भूल ही गया मैं। ये नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है ma। अब इस अकेले का मास क्या होगा, इन दोनों के मास के बराबर। भाई सिस्टम का मास क्या है m1 प्लस m2, उस अकेले का मास ले लोगे आप, सेंटर ऑफ मास का मास। तो m1 प्लस m2 क्या आ गया, सेंटर ऑफ मास अकेले का जो मास है वो सभी पार्टिकल, तीन पार्टिकल हो गए, तीनों का मास ऐड करना पड़ेगा, अभी दो ही ले रखे हमने। और यहां पर आ जाएगा आपके पास RCM वेक्टर, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये इक्वेशन जो है वो सेंटर ऑफ मास के लिए बनाई गई है, ये इक्वेशन दोनों पार्टिकल्स के अलग अलग इक्वेशन को ऐड किया गया है। तो ये मोशन को एक्सप्लेन करता है सिस्टम के, और ये भी मोशन को एक्सप्लेन करता है, वो भी किसके, सिस्टम के। तो सिस्टम का मोशन इससे भी हो रहा है एक्सप्लेन और इससे भी हो रहा है एक्सप्लेन, तो भाई दोनों बात तो एक ही बताएंगी, अलग थोड़ी ना बताएंगी। इसको भी भेज देते हैं अंदर, d² बाई dt² क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 को अंदर भेज दिया और RCM वेक्टर आ गया अंदर। इसको मानिए इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको नहीं। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सिस्टम के ही मोशन को एक्सप्लेन कर रही हैं इक्वेशंस। दोनों इक्वेशन क्या होनी चाहिए आपस में एक जैसी, दिख भी रही हैं, दोनों पर फोर्स देखिए HS सेम, मतलब RHS को भी आप सेम कर दोगे तो आप लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों पे फोर्स देखिए LHS दोनों के बराबर है, RHS को बराबर कर लेते हैं।
तो ये भी कट जाएगा आपस में, डी स्क्वायर इसमें भी, डी स्क्वायर इसमें भी, डी स्क्वायर इसमें भी, डी स्क्वायर इसमें भी, ये सब मतलब ये पूरी चीज इस वाली पूरी चीज के बराबर होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे m1 प्लस m2 RCM वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू m1 R1 वेक्टर, कंपेयर कर लो आप m2 R2 वेक्टर। ये है आपका पोजीशन वेक्टर। क्या है भाई ये? पोजीशन वेक्टर किसका? सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर आपने निकाल दिया। क्लियर हो गई बात? ये हो गई भाई सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर की बात। अगर कोऑर्डिनेट चाहिए एक्सियम वाइसियम आपको, तो एक्सियम वाइसियम कैसे निकालेंगे आप ये भी देखो। ये तो आपके पास आ गया। क्या है ये? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। ये क्या है? सेंटर ऑफ मास का आपका पोजीशन वेक्टर है। चलिए तो आगे थोड़ा सा और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या बैठेगी बात। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसके लिए मैंने क्या किया, दोनों पार्टिकल्स के पहले अलग अलग इस पार्टिकल के लिए इक्वेशन बनाई F इक्वल टू m, इसके लिए भी इक्वेशन बनाई F इक्वल टू m, दोनों का सम किया, सिस्टम की इक्वेशन आ गई। अकेला सेंटर ऑफ मास भी सिस्टम की इक्वेशन को ही बताएगा, क्योंकि वो उसका मोशन सिस्टम के जैसा ही होता है। इसके लिए भी इक्वेशन बना दी, फिर दोनों को कंपेयर किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जो R1 वेक्टर है, जो R2 वेक्टर है और जो RCM वेक्टर है, इनकी वैल्यूज जो थी क्रमशः क्या थी? तो R1 वेक्टर की थी x1 i कैप प्लस y1 j कैप, इसकी थी x2 i कैप प्लस y2 j कैप, यहां था xcm i कैप प्लस ycm j कैप। इनको अगर हम यहां पुट कर दें, जो हमने रिजल्ट निकाला है अपना पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास में, अगर उन्हें पुट कर दें तो क्या मिलेगा? देखो अब ध्यान से, xcm i कैप इसकी जगह पे रखो m1 r1 की जगह, तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस m2 r2 की जगह आपके पास आ जाएगा ये जो लिख रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 आ जाएगा, जैसा कि लिख दिया मैंने। ठीक है, ऐसा करते हैं भाई, आई कैप कॉमन ले लेते हैं, और इसको अलग डिनोमिनेटर बना के डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे देखिए यहां पर ही आ जाएगा m1/1 ये, और ये जो ऊपर लिखा है एक ही बात है, बस आई कैप कॉमन ले लिया, जे कैप मैंने कॉमन ले लिया। क्लियर होगी बात? और इस तरह से मैंने सॉल्व कर लिया। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, xcm i कैप प्लस ycm j कैप, कंपेयरिंग बोथ साइड। कंपेयर अगर मैं करता हूं बोथ साइड तो क्या आ जाएगा? xcm जो है आपके पास ये आ जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सिमिलरली ycm क्या आ जाएगा भाई? m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो इस तरह से आपके पास ये आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकाल दिया हमने, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकाल दिए। एक सिस्टम जिसमें दो पार्टिकल्स है उसके लिए ऐसे ही हम बात कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास की, या फिर एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की। नाउ
डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्लियर होगी बात। अब इसमें क्या होगा, जैसे एक पार्टिकल है, अभी तो मैंने ये फिक्स थे पोजीशन की, तो सेंटर ऑफ मास कहां था वो निकाल दिए, रेस्ट में था सारा। अगर मान लीजिए आपका m1 मूव करता हो, m2 मूव करता हो, तो सेंटर ऑफ मास कितना मूव करेगा भाई, ये सिस्टम है m1 m2 और x। m1 मान लीजिए यहां शिफ्ट हो गया, m2 मान लीजिए यहां पर आ गया, सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होगा और कितना शिफ्ट होगा ये आपको निकालना है भाई। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको पता करना पड़ेगा, क्या पता करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट आपको दिए हो तो भाई ये मास m1 यहां पर है, m2 यहां पर है, ये फिक्स थे, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आपकी निकल गई। ऐसे अगर मान लीजिए m1 यहां से मूव करके कहीं और चला जाए, m2 यहां से मूव करके कहीं और चला जाए, सेंटर ऑफ मास से मूव करेगा, कितना मूव करेगा आपको वही पता करना है। लेट डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स आर डेल्टा r1 वेक्टर, भाई इतना डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वेक्टर का जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए r1 वेक्टर था पहले कहीं पोजीशन वेक्टर, फिर पार्टिकल यहां भी आ गया, तो आपका r1 वेक्टर चेंज होगा, है ना। और जो डिफरेंस इन पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए पार्टिकल आता है उसी को बोलते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं आपको समझाऊंगा पूरी बात, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे यूज करना है, कहां यूज करना है, ठीक है। सारे फॉर्मूले पहले हम एक बार ड्राइव कर लेते हैं, फिर इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे कुछ आज और बाकी कुछ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। क्लियर होगी बात। जैसा कि आपने पढ़ा था अभी, जो आरसीएम वेक्टर आता है भाई वो क्या आता है, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन में m1 प्लस m2। अब इसमें डेल्टा लगा दो बस, आप केवल डेल्टा आरसीएम करोगे तो अंदर डेल्टा आर बना जाएगा भाई, मास थोड़ी ना बदलेगा। या फिर आप डिफरेंशिएट कर लो बोथ साइड, तो डीआरसीएम बाई डीटी डिफरेंशिएट ही कर लेते हैं बोथ साइड, है ना, समझने के लिए, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। with respect to t, तो dy dt RCM वेक्टर, देखो 1/m1 प्लस m2 तो आ जाएगा बाहर, है ना, केवल r1 वेक्टर का ही तो होगा डिफरेंशिएशन क्योंकि वही चेंज हो रहा है। ऐसे ही m2 का तो होगा नहीं, वो तो आ जाएगा बाहर, किसका होगा, सिर्फ r2 वेक्टर का होगा, अपॉन में m1 प्लस m2 तो कांस्टेंट है, तो ऐसे ही रहेगा दोनों के डिवाइड में, जैसे मैंने लिख दिया अभी आपको। dt 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 कैंसिल, बोथ साइड लिखा हुआ है ना, एलसीएम लेकर कैंसिल कर सकते हो भाई, यहाँ भी dt, यहाँ भी dt और यहाँ भी dt, तो dt dt से कैंसिल कर दो तो आपका जो बचेगा वो बचेगा drcm वेक्टर बराबर हो जाएगा dr1 m1 dr1 प्लस m2 dr2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये हो गया drcm वेक्टर। इसको हम बड़े चेंज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डेल्टा आरसीएम वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा m1 डेल्टा r1 वेक्टर प्लस m2 डेल्टा r2 वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। दो पार्टिकल है, एक डिस्प्लेस हुआ दूसरा भी डिस्प्लेस हुआ, तो सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस होगा ये आपको निकालना होगा, तो आप इसी फॉर्मूले से निकालोगे, इसी फॉर्मूले से आप पता करो कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सेंटर ऑफ मास का। ये क्वेश्चन अभी हम करेंगे सॉल्व, पहले हम सारे फॉर्मूले ड्राइव कर लेते हैं। तो सिमिलरली हम बात कर लेते हैं किसकी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की, किसकी भाई, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास।
अब ये x के लॉन्ग है तो x के लॉन्ग कर सकते हो, y के लॉन्ग है तो y के लॉन्ग भी कर सकते हो आप डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, तो वेलोसिटी कर लेते हैं सेंटर ऑफ मास। v1 वेक्टर और v2 वेक्टर जो है वो वेलोसिटी है पार्टिकल्स की, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या आएगी ये आपको निकालना है। देन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, चलिए देखते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या जाएगा आपका। आर से हम पता है डिफरेंशिएट कर लो बस, इसके बाद इसको हम dt कॉमन नहीं लेंगे इसमें से। ठीक है, अब यहां थोड़ा चेंज कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट था, इसी को अगर हम t के रिस्पेक्ट में डिवाइड करते तो आपका अपने आप क्या आता है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो आती वेलोसिटी। अब इसको वेलोसिटी तो बोलोगे dy dt आरसीएम वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपके पास vcm वेक्टर। क्या हो जाएगा भाई, vcm वेक्टर। इधर क्या हो जाएगा m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक, अगर हम सिर्फ vxcm की बात करें, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग x एक्सिस, तो वो आ जाएगा आपका सीधे इस तरह से vx1 या v1x भी कह सकते हो, ऐसे नहीं, cm को अंदर लेते हैं x को बाहर लिखते हैं ना, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ वन अलोंग x एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सेकंड अलोंग y एक्सिस, ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं इसको। ठीक है, आपको सीधे ऐड नहीं करना है, इस तरह से करना है, माइनस आएगा तो माइनस लगाना पड़ेगा। सिमिलरली आपका जो VCM y है, y के लॉन्ग जो आएगा वो आ जाएगा m1 v1 along y प्लस m2 v2 along y अपॉन में m1 प्लस m2। इस तरह से सेंटर ऑफ मास की स्पीड भी आपने निकाल दी। सिमिलरली आप एक्सेलरेशन भी पता कर सकते हो, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा वो भी देखो। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिए उसमें कैसे करोगे। अभी आपने निकाला था जो VCM वेक्टर था आपका, वो था m1 v1 वेक्टर प्लस है ना, ये था। डिफरेंशिएट कर लो इसको बोथ साइड, इस तरह से। तो यहां पर क्या आ जाएगा भैया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा आपका, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा एक्सेलरेशन dVcm बाई dt करोगे आप तो एक्सेलरेशन हो जाएगा acm प्लस यहां तक आ गया। इसके बाद क्या बन जाएगा भाई, ये तो बन जाएगा acm, dv बाई dt को बोलते हैं एक्सेलरेशन। ऐसे ही आपके पास इधर हो जाएगा a1 वेक्टर, यहां हो जाएगा आपके पास a2 वेक्टर। ये लो, सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन आ गया। सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है उसका x के लॉन्ग जो कंपोनेंट आएगा वो a1 वेक्टर का x के लॉन्ग कंपोनेंट मल्टीप्लाई m1 प्लस m2 वेक्टर a2 वेक्टर कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस डिवाइडेड बाय जाएगा m1 प्लस m2। सिमिलरली आप अलग से निकाल सकते हो, acm y भी निकाल सकते हो। इसका y कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा a2 वेक्टर अलोंग y प्लस m2 a2 वेक्टर अलोंग y अपॉन में m1 प्लस m2।
तरह से हमने पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल दिया फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स। क्लियर होगी बात? तो ऐसे ही हम सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स के लिए भी कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला हम सीधे रखेंगे अब। दो से ज्यादा पार्टिकल होंगे तो उनका हम डेरिवेशन नहीं कर रहे, मैं सीधे फॉर्मूला आपको बताता हूं। आप दो के लिए डेरिवेशन कर सकते हो, ज्यादा के लिए नहीं डेरिवेशन करना, सीधे फॉर्मूला याद करो। फॉर ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, ठीक है भाई। यहां पर जो आपका आरसीएम वेक्टर आएगा वो तो आ जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 डैश 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 mn r1 वेक्टर। ऐसे ही आपका जो वेलोसिटी वेक्टर आएगा, डिफरेंशिएट कर लेना है इसको। ऐसे जो एक्सीलरेशन वेक्टर आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास तीन फॉर्मूले आ गए, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सीलरेशन वेक्टर के लिए। तो अब हम दो एक क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको दिमाग में आ जाए फॉर्मूले में किस तरह से यूज करने हैं। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो ये टाइम इस वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी ज्यादा हो रहा है, ज्यादा न्यूमेरिकल्स हम ट्राई नहीं करेंगे, इसमें कुछ ही न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस टॉपिक के हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। चलिए देखते हैं तो कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ पर। अब मान लीजिए आपके पास ये रहा कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक पार्टिकल है आपका इस जगह पर जिसका मास जो है वो है 1 kg, कोऑर्डिनेट 0,0 है। एक पार्टिकल आपका यहां पर है जिसका मास है 2 kg, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,0। एक पार्टिकल आपके पास यहां है जिसका मास है 3 kg और जो इसके कोऑर्डिनेट है वो 2,2 है। एक और मास है इस जगह पे जिसके कोऑर्डिनेट 0,2 है, इसका मास है 4 kg। ये आपके चार पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इस तरह से इनको मिला सकते हो आप। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ 4 पार्टिकल्स। आपको सेंटर ऑफ मास पता करना है ना। लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसे बता सकते हैं। लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? तो पार्टिकल आपको दिख गए, मासेस भी लिख दिए हैं मैंने, और ये इनके कोऑर्डिनेट्स है। तो सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो आप जरा ध्यान से देखो। अब इसमें कैसे करना है आपको सॉल्यूशन वो समझ लो। जो फॉर्मूला में ड्राइव किया उसको कैसे यूज करेंगे। तो ये तो हो जाएगा भाई आपके पास m1। तो जैसे कि मैंने कहा था जो आरसीएम वेक्टर आएगा, आरसीएम वेक्टर भी निकालना अपने को सीधे निकालना है डायरेक्ट। क्या एक्ससीएम और वाईसीएम निकालते हैं डायरेक्ट। तो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास इज एक्ससीएम कॉमा वाईसीएम। तो क्या आ जाएगा भैया एक्ससीएम m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4, ये तो आ जाएगा। डिवाइड में आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3।
चलिए देखते हैं एक्सएम क्या आ जाएगा। m1 कितना है 1 kg, ये x1 y1 है, ये x2 y2, ये x3 y3 और ये x4 y4 जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको, देखो 0 आएगा, प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। x वाला कोऑर्डिनेट देखना है सिर्फ आपको, डिवाइड में सभी का मास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 टू जा 4, 3 टू जा 6, 10 आ जाएगा, 10/10 तो कितना आ गया 1। HCM तो 1 आ गया। सिमिलरली अगर मैं YCM की बात करता हूं तो YCM कितना आ जाएगा भाई, जो आपका YCM है वो कितना आ जाएगा 1 इंटू 0, 2 इंटू 0, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 डिवाइड में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 तो 10 ही आना है, 14, 3 टू 6, 4 टू 8, 14/10, 1.4 आ गया आपके पास YCM। तो XCM YCM कितना आ गया 1,1.4। तो ये मान लीजिए आपका 1.4 यहां कहीं होगा, ये हो जाएगा 1, तो सेंटर ऑफ मास आपका यहां कहीं लाई करेगा इस जगह पे 1,1 ऐसे रहेगा। बिल्कुल मिड में क्यों नहीं आया, क्योंकि सभी के मास सेम नहीं थे। अगर सभी के मास सेम होते तो बिल्कुल मिड पॉइंट पर आता, सभी के मास सेम होते तो बिल्कुल मिड पॉइंट पर आता है। अब जो ज्यादा भारी होता है उसके पास सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे आएंगे। अभी मैं ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं कराऊंगा आपको आज, न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक के मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करूंगा। अभी मैं सेंटर ऑफ मास छोटी मोटी और बातें कर लेता हूं। डिफरेंट जो शेप्स हैं, रेगुलर शेप्स, उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर होता है वो मैं आपको बता देता हूं, ताकि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी आगे कल। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अबाउट सेंटर ऑफ मास, वो भी आप समझ लो। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सेंटर ऑफ मास। नंबर फर्स्ट, सेंटर ऑफ मास of a body depends on shape and distribution of mass, shape and distribution of mass। ठीक है भाई। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान समझना क्या कह रहा हूँ। अलग अलग शेप जो है ना, उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो अलग अलग आता है। जैसे ट्रायंगल का अलग आ जाएगा, रेक्टेंगल का अलग आ जाएगा, ठीक है, रॉड का अलग आ जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है हमेशा। मिड पॉइंट पे मान लीजिए आपके पास एक रॉड है इस तरह से, कोई आपकी ये रॉड है और ये एक रॉड ऐसी है। अब इस बात ध्यान से पहले सुनो और समझो। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यहाँ पर रॉड हल्की है, इस जगह भारी हो रही है रॉड, है ना। ये रॉड बिल्कुल यूनिफॉर्म है नीचे वाली, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा बिल्कुल मिड में आएगा यहाँ पर, जबकि इसका सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो कहाँ आएगा, साइड में आएगा। तो शेप कैसी है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उस पर डिपेंड करता है सेंटर ऑफ मास कहाँ आने वाला है। हमेशा जहां पर मास ज्यादा होगा उस ओर होगा, जहां पर मास ज्यादा होगा उस ओर होता है सेंटर ऑफ मास। जहां पर मास कम होता है उससे दूर होता है हमेशा सेंटर ऑफ मास। जहां पर बॉडी हैवी होती है वहां उसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। पर ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो हमेशा मिड पॉइंट पे होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे डिपेंड करता है। क्लियर होगी बात। सेंटर ऑफ मास कैन बी इनसाइड और
आउटसाइड ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ मास बॉडी में हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। बॉडी के बाहर कैसे होगा भैया? ये मान लो आपके पास कोई रिंग है, फॉर रिंग, तो रिंग का जहां जहां मास है वहां थोड़ी सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास सर्कमफेरेंस थोड़ी आएगा। अब ये रिंग है आपके पास इस तरह की, अब इस रिंग का सेंटर ऑफ मास का है, इस रिंग पर थोड़ी ना कहीं है, वो तो रिंग के बाहर हो गया, जहां मास है ही नहीं वहां आएगा सेंटर ऑफ मास। ये रिंग के बाहर का मतलब रिंग के बाहर नहीं, रिंग के बाहर का मतलब उसकी सर्कमफेरेंस पे नहीं आएगा, मतलब जहां एक्चुअल मास है वहां पर नहीं आ रहा, एयर में आ रहा है बीच में, या तो कोई मास ही नहीं ना इस जगह पे, वहां आ रहा है इस तरह से। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं इसमें। आउटसाइड का मतलब ये नहीं कि आउटसाइड द रिंग, आउटसाइड का मतलब है रिंग पर नहीं है, जहां जहां मास दिख रहा है वहां पर सेंटर ऑफ मास नहीं, हवा में सेंटर ऑफ मास इस जगह पे, जहां पर रिंग एक्चुअल में कोई मास ही नहीं रिंग का मास तो बस इतने इतने में है ना सिर्फ, तो आउटसाइड ही तो आ गया, रिंग के मास से बाहर ही तो आ गया सेंटर ऑफ मास। ठीक है भाई, इस तरह से यूनिफॉर्म शेप जो होती है, जैसे मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, है ना, यूनिफॉर्म रॉड, पेंटागन, हेक्सागन, इस तरह के जो शेप है आपके पास यूनिफॉर्म, उन सभी का जो सेंटर ऑफ मास है वो मोस्टली उनके सेंटर पे पाया जाता है। कहां पाया जाता है भाई? उनके सेंटर पे पाया जाता है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ center of mass for a symmetrical body uniform mass distribution, मतलब हर जगह मास सेम होना चाहिए, is at the geometrical center, geometrical center or center of symmetry of body। ठीक है, जैसे रॉड है आपके, मान लीजिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो बिल्कुल सेंटर पे या मिड पॉइंट पर आएगा। आपके पास मान लीजिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर के मिड पॉइंट पर आएगा इस तरह से, है ना, एग्जैक्टली जहां पर सिमेट्री बैठेगी उसके उस पॉइंट के आसपास हर जगह मास बराबर बराबर बटेगा, तो ऐसा है। डिस्क के लिए सेंटर पे आ जाएगा, स्फीयर के लिए सेंटर पे आ जाएगा इस तरह से। अब कुछ बॉडीज के मैं आपको सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो बताता हूं। ये सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ये भी सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्क, सेंटर ऑफ डिस्क, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ रिंग, यूनिफॉर्म रॉड, मिड पॉइंट ऑफ रॉड। क्लियर हो गई बात? तो कुछ शेप के मैं सेंटर ऑफ मास आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखो इनको।
स्क्वायर प्लेट यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल जहां पर उसके डायगोनल्स कट करेंगे। ठीक है, यही आपका इसके रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए भी सेम है। पैरेललोग्राम प्लेट होगी तब भी सेम आएगा आंसर। तीनों टाइप की प्लेट्स के लिए आपका सेम आंसर आएगा। यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट, यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट, यूनिफॉर्म पैरेललोग्राम प्लेट, तीनों के लिए आपका जो जहां पर डायगोनल्स कट करेंगे वही आंसर आएगा। ठीक है, अब इसके बाद ट्रायंगुलर प्लेट, यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। सेंट्रॉइड बोल सकते हो इसको आप। सेंट्रॉइड जहां पर होगा वहीं आपका सेंटर ऑफ मास भी पाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म हॉलो सिलेंडर। मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ सिलेंडर। यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर के लिए सेम ही रहेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म हॉलो और सॉलिड कोन ठीक है भाई, और पिरामिड at 3h/4 distance from vertex of cone on its axis। मतलब अगर आप सिलेंडर इस तरह से बनाते हो, सॉरी सिलेंडर नहीं, कोन इस तरह से बनाते हो तो 3h/4 यहां कहीं आएगा आपका सेंटर ऑफ मास। कितनी दूरी पर? 3h/4 की डिस्टेंस पर फ्रॉम वर्टेक्स। ये रहेगा आपका सेंटर ऑफ मास जो मैंने बना दिया है इस तरह से। ठीक है भाई, तो ये कुछ कॉमन शेप थी जिनकी मैंने आपको सेंटर ऑफ मास बता दिए, तो आपको याद कर लेने हैं। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो बाकी जो बातें हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में और इसके जो न्यूमेरिकल्स है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।